सभी शिक्षार्थी बंधुओं को नमस्कार। आज की कक्षा में पंचांग का परिचय बताया जाएगा। पंचांग, जिसको सामान्य भाषा में पत्रा भी कहते हैं। पंचांग इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें 5 अंग होते हैं। वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। इन 5 का समन्वयक विश्लेषण जिसमें मिलता है उसे पंचांग कहते हैं। तो पहला अंग है इसका वार। हम सभी समझते हैं, सभी जानते हैं, तो 7 दिन होते हैं, वही हमारे 7 वार हैं। प्रथम रविवार, द्वितीय सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इसके बाद आती हैं हमारी तिथियां। प्रतिपदा से पूर्णिमा और अमावस्या तक 15 तिथि शुक्ल पक्ष में और 15 तिथि कृष्ण पक्ष में। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा उनकी संज्ञाएं होती हैं। ये पूर्व कक्षा में आपको बताया जा चुका है। नंदा तिथि में आती हैं प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। भद्रा में द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी। जया तिथि में आती हैं तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। रिक्ता में आती हैं चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। पूर्णा में पंचमी, दशमी और पूर्णिमा। नंदा तिथि यदि शुक्रवार को पड़ती है तो शुभ है, क्योंकि नंदा का स्वामी शुक्र है। भद्रा का स्वामी बुध है, बुधवार को पढ़ना अच्छा होता है इनका। जया तिथि इनका स्वामी मंगल है। रिक्ता तिथि का स्वामी शनि है और पूर्णा के स्वामी आपके बृहस्पति महाराज हैं। 4, 6, 8, 9, 12 और 14 तिथियां ये रंध्र संज्ञक मानी गई हैं। पूर्णा तिथि की अंतिम घड़ी और नंदा तिथि की प्रारंभ की घड़ी, इनको गंडांत मानते हैं। इनमें किसी शुभ कार्य का करना वर्जित है। किसी का जन्म होना भी बहुत शुभ नहीं माना जाता है इन समय में। तिथि का अर्थ होता है सूर्य और चंद्रमा का अंतर। जब चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल एक ही अंश कला विकला पर होते हैं तो वहां अमावस्या समाप्त होती है और वहां से फिर प्रतिपदा प्रारंभ होती है। अब सूर्य से चंद्रमा जब 800 कला आगे निकलेगा तो एक तिथि का निर्माण होता है। यदि हमें राशि की गणना तिथि की गणना करनी हो तो सूर्य और चंद्रमा में जितना अंतर होता है, यानी चंद्रमा से हम सूर्य को घटाते हैं और उसके आधार पर हम गणना करके निकाल सकते हैं कि हमारी तिथि जन्म के समय कौन सी है, किसी कार्य के समय कौन सी है। ये आगे जब गणना का कार्य होगा उसमें बताया जाएगा। वर्तमान में केवल इनका परिचय बता रहे हैं। वार हमारा चलता है, सूर्य उदय से प्रारंभ होता है और अगले सूर्य उदय तक वही वार माना जाता है। रात्रि के 12 बजे से दिनांक बदलती है, वार नहीं बदलता। तिथियों का भोग पंचांग में लिखा होता है। तिथि किस समय प्रारंभ होती है, किस समय उसका अंत होता है। इसी तरह फिर तीसरा चरण आता है नक्षत्र। नक्षत्र 27 होते हैं। आपको टेक्स्ट मैसेज के हिसाब से और पूर्व कक्षा में बताया जा चुका है। एक नक्षत्र 13 अंश और 20 कला का होता है। अश्विनी से प्रारंभ होते हैं। अंतिम नक्षत्र रेवती होता है। इनमें इनकी कुछ संज्ञाएं दी हैं।
अंतिम जो 5 नक्षत्र होते हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्रा, उत्तरभाद्रा और रेवती। इनमें धनिष्ठा का आधा अंतिम भाग और शेष चारों पूर्ण, शतभिषा, पूर्वभाद्रा, उत्तरभाद्रपद और रेवती। इस तरह ये पंचक नक्षत्र बताए गए हैं। इनमें कुछ कार्य वर्जित होते हैं। रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल, ये मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, गणितांत नक्षत्र हैं। इन्हें बालक का जन्म होने पर शांति विधान कराना आवश्यक होता है। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र हैं रोहिणी और तीनों उत्तरा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रा। इन नक्षत्रों में कोई दीर्घकालीन कार्य जिसे हम चलाना हो उसे हम नहीं करते हैं। चल संज्ञक नक्षत्र या चल, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, इनमें जो चलायमान कार्य, गतिशील कार्य होते हैं उनका विचार करते हैं। उग्र नक्षत्रों में आते हैं भरणी, मघा, पूरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व भाद्रपदा। इनमें सामान्यतः शुभ कार्य वर्जित होते हैं और कार्य अनुसार इनका अलग अलग फल होता है। मिश्र संज्ञा में कृतिका और विशाखा आते हैं। लघु संज्ञा में अश्विनी, पुष्य, हस्त और अभिजित। मृदु संज्ञक नक्षत्र होते हैं मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती। लोचन के आधार पर आपको पहले बताया जा चुका है, अंधलोचन, मंदलोचन, मध्यलोचन और सुलोचन। इनकी मुखों के आधार पर संज्ञा दी है। भरणी, कृतिका, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, विशाखा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। ये नक्षत्र अधोमुखी होते हैं। इनमें नींव खोदना, कुआं खोदना, तालाब खोदना, अर्थात नीचे की तरफ जिनकी गति हो, ऐसे कार्य करना अच्छा होता है। आर्द्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा ये ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र होते हैं। इनमें कार्य के अनुसार किसी वस्तु को ऊपर बढ़ाना, किसी टावर का निर्माण करना, ऊपर चढ़ना, पर्वतारोहण करना, जिन कार्यों में गति ऊपर की तरफ हो, मकान को ऊपर प्रारंभ करना, इस तरह के कार्य इनमें अच्छे होते हैं। त्र्यंगमुख नक्षत्र जो क्षैतिज रूप में चलते हैं, ना नीचे जिनकी संज्ञा होती है ना ऊर्ध्वमुखी होती है, जिनकी संज्ञा सामने होती है। अश्विनी, पुनर्वसु, हस्त, स्वाति, अनुराधा और ज्येष्ठा। इनमें ऐसी गति के कार्य किए जाते हैं जिनकी गति सामान्यतः पृथ्वी के समानांतर हो, जिसमें छत डालना है, जिसमें आपकी यात्रा करना है। ऐसे जो भी कार्य होते हैं उन्हें हम त्र्यंगमुख नक्षत्रों में करते हैं। इसके बाद हमारा आता है चौथा भाग, योग। योग भी 27 होते हैं। जैसे तिथि के बारे में बताया कि चंद्रमा और सूर्य का अंतर तिथि को निर्धारित करता है, इसी तरह सूर्य और चंद्रमा का योग एक योग बनाता है। योग 27 होते हैं। शास्त्रों में इनके नाम, पंचांग में इनके नाम हमें सुलभता से मिल जाते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। विषकुंभ पहला योग है। प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूर, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वर्यान, परिघ, शिव, सिद्धि, साध, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र, वैधृति। इनमें विष्कुंभ, अधिगंड, शूल, गंड, व्याघात, व्यतिपात, परिघ और वैधृति सामान्यतः ये अशुभ योग माने गए हैं। अन्य योगों का कार्य के ऊपर निर्धारण होता है। पांचवा अंग हमारा आता है कर्ण। तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण 11 होते हैं, जिनमें 4 कर्ण स्थिर संज्ञक होते हैं और 7
चर संज्ञक होते हैं। शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न, ये चारों स्थिर संज्ञक कर्ण होते हैं। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि, ये चर संज्ञक कर्ण होते हैं। तिथि का आधा भाग एक कर्ण होता है, आधे भाग में दूसरा कर्ण होता है। जो स्थिर संज्ञक कर्ण हैं उनमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। विष्टि कर्ण जो है, जिसको सामान्य भाषा में हम भद्रा भी बोलते हैं, इसका शुभता और अशुभता का विचार अलग से किया जाता है। इसमें स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी की संज्ञा दी गई है। उसके आधार पर इसका निर्धारण करते हैं। तो जब मुहूर्त का पाठ बताया जाएगा उसमें इस चीज का वर्णन किया जाएगा। तो ये हमारे 11 कर्ण होते हैं। जो चर कर्ण होते हैं वो बार बार दोहराए जाते हैं। वो एक पक्ष में एक से अधिक बार आते हैं, मास में भी एक से अधिक बार आते हैं। लेकिन जो स्थिर संज्ञक कर्ण हैं वो मास में केवल एक बार प्रयोग किए जाते हैं।